You know, you use the dichotomy of democracy and autocracy. You want the truthful answer? It's hypocrisy. Okay? It's hypocrisy because you have a set of self-appointed custodians of the world who find it very difficult to stomach that somebody in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want it to be played. So they invent their rules, their parameters, pass their judgments, and then make out as though this is some kind of global exercise. नमस्कार दोस्तों, अभी आप थोड़ी देर पहले जो अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की वीडियो थी। इसमें ये साफ साफ वो बता रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं अपने आप में फ्लॉड होती हैं और वो कंट्री जो कि यूएस या बाय एंड लार्ज कह लो वेस्टर्न ब्लॉक की जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि यूएस और उसके पपेट्स, उनकी बात या उनका गेम नहीं खेल रही होती हैं, तो उनको नीचे दिखाने के लिए ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, ताकि ये उन कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सके और उनको डाउनग्रेड कर सके और उनको नीचे दिखा सके। तो ऐसी रिपोर्ट्स पर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इन रिपोर्ट्स को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग हैं जो इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर के इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये सारी चीज़ें ये कहते रहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एस जयशंकर साहब ने ये बात बोली और ये बात बहुत हद तक सही भी है, बिकॉज क्या हुआ कि अभी वेडनेसडे को इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिपोर्ट आई जो कि यूएस में आती है। तो उस इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिपोर्ट में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है यूएस के स्टेट सेक्रेटरी यानी कि एंटनी ब्लिंकन ने। एंटनी ब्लिंकन ने इंडिया को तो क्रिटिसाइज़ किया ही है, लेकिन इंडिया पर बाद में आएंगे, पहले बाकी कंट्रीज़ का समझते हैं। उन्होंने इंडिया को तो क्रिटिसाइज़ किया ही है, उसको हम समझ लेंगे अभी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि ज्यूज़ खास तौर से और मुस्लिम्स के खिलाफ जो है हेट्रेड, पूरी दुनिया में ये हेट्रेड बढ़ते जा रही है। बट ये हेट्रेड क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण जो है वो आपको समझना होगा। एंटनी ब्लिंकन ने ये बात इसलिए कही है कि जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा देखा गया, क्योंकि टेस्टामोनियल्स दिया जाता है बहुत सारे लोगों का, पोस्ट और ये सारी चीज़ें इसमें खंगाली जाती है, तो उसको देख करके उन्होंने बोला कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स यानी कि इस्लामोफोबिया और एंटीसेमिटिज्म दोनों पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। और हम पूरे वर्ल्ड की क्या ही बात करें, अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस खुद इस दोनों चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है। यूएस में एंटीसेमिटिज्म भी है, एट द सेम टाइम यूएस के अंदर में इस्लामोफोबिया भी है। तो इस्लामोफोबिया और एंटीसेमिटिज्म दोनों चीज़ें साइड बाय साइड यूएस के अंदर में है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इस्लामोफोबिया और एंटीसेमिटिज्म एक साथ यूएस में कैसे हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे हम आगे चल करके, जहाँ पर मैं आपको पूरा हिस्टोरिकली समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। हेट्रेड जो है वो ज्यूज़ के खिलाफ भी है और मुस्लिम्स के खिलाफ भी है, और दोनों जो है वो यूएस के अंदर में कैसे पल पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूएस को देखो एज अ कंट्री तो वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता रहता है। तो ये एक सवाल है, अपने दिमाग में आप इस सवाल को रखते रहिएगा, मैं आपको इस सवाल तक आऊँगा। अब आते हैं कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स के खिलाफ जो पूरे वर्ल्ड में हेट्रेड देखी जाती है वो क्यों है अभी और इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है। तो यहाँ पर वो बाय एंड लार्ज वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ये देखोगे ना यूएस को, तो वो 2-3 सब कॉन्टिनेंट्स की बात करता है। वो वेस्ट एशिया की बात करेगा ज़्यादातर, और उसके बाद वो एशिया पर आ जाएगा, और एशिया पर भी वो इंडिया चाइना वाला पार्ट पे आ जाएगा। तो ज़्यादातर इसी की बात करता है, इसी को वो दुनिया समझता है। दे फॉरगेट अबाउट अफ्रीका एंड ऑल, तो वो इसी की बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ज्यूज़ और मुस्लिम के खिलाफ जो हेट्रेड है उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिल्कुल एक्टिवली चल रहा है, और पैलेस्टीनियन सिविलियंस उसमें जो नंबर है वो ये है कि 35 से 38 हज़ार पैलेस्टीनियन सिविलियंस की उसमें डेथ हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आसपास की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं दे विल ऑब्वियसली हेट इजराइल, और इजराइल जो है वो एक ज्यू नेशन है। एंड सेम गोज़ विथ इजराइल कि इजराइल में वो 1400 जो सिविलियंस, जो 1400 सिटीजन्स की डेथ हुई थी, जो जिसके लिए हमास रिस्पॉन्सिबल है। तो उस वजह से जो, और ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो चुकी हैं, एक ही घटना नहीं, ऐसी लगातार कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि टेररिज्म से रिलेटेड घटनाएं हैं, जो कि इजरायली जो ओलंपिक प्लेयर्स को टारगेट किया गया था, ये सारी चीज़ें। तो इजराइल के जो सिटीजन्स हैं दे हैव अ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो ये इस वजह से है, और इसी वजह से ये इस रिपोर्ट में देखने को मिला है कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। अब यूएस की जो ये एंटीसेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया को समझने से पहले हम आते हैं कि इन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला। एंटनी ब्लिंकन ने, उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि इंडिया में
एंटी कन्वर्जन लॉस तो हैं, वो एंटी कन्वर्जन लॉस को यूज़ किया जा रहा है रिलीजन्स के खिलाफ कि क्रिश्चियंस जो हैं या मुस्लिम्स जो हैं वो कन्वर्ट कराते हैं ज़बरदस्ती बाकी के रिलीजन्स को अपने रिलीजन में। तो ये एक तरीके से फीलिंग ऑफ हेट्रेड है वहाँ के लोगों के बीच में। उसके बाद हेट स्पीच काफ़ी ज़्यादा इंडिया में देखने को मिली है। उसके बाद डिमोलिशन ऑफ जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको देखने को मिला है, या डिमोलिशन ऑफ होम्स हैं जो कि माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनके खिलाफ। और इसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया कि सिखों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस नोट किया गया, क्रिश्चियंस के खिलाफ वायलेंस नोट किया गया, मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस नोट किया गया, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो इंडिया में भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका बहुत बुरा हाल है। अब इंडिया ना आप समझ लो उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने फंडामेंटल राइट्स में लिखता है। बहुत चुनिंदा कंट्रीज़ हैं, 196 कंट्रीज़ का ये पूरा रिपोर्ट है, और 196 कंट्रीज़ में से चुनिंदा आप 10 से 20 कंट्री ऐसे ले लो जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अपने फंडामेंटल राइट्स में रखते हैं। मतलब कि स्टेट इंश्योर करता है कि आपको फ्रीडम दिया जाएगा, अदरवाइज ये सिटीजन्स के ऊपर ओनस होता है कि वो आपको रिलीजियस फ्रीडम दें। कहीं भी स्टेट इंश्योर नहीं करता है, और इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से एक है। तो उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर सवाल उठाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी मैं आगे आपको प्रूफ भी करूंगा कि ये रिपोर्ट किस तरीके से फ्लॉड है, बिकॉज बहुत सारे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट पर खड़े किए जा सकते हैं। वो सवाल हम आगे चल करके देखेंगे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में कही, और ये किस बेसिस पर उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हम जब इस पूरी रिपोर्ट को बना रहे थे तो कई सारी क्रिश्चियंस जो कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जो लोकल पुलिस है वो मॉब को सपोर्ट करती है। जो मॉब क्रिश्चियन चर्चेस को आग लगाने की कोशिश करती हैं, या क्रिश्चियन जहाँ पर रहते हैं उन घरों को जलाने की कोशिश करती है, वहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करती हैं। क्यों करते हैं वो मॉब कोशिश? क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उन क्रिश्चियंस पर कि ये लोग कन्वर्जन करा रहे हैं ज़बरदस्ती लोगों का, मतलब हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं, या मुस्लिम से क्रिश्चियन बना रहे हैं, या दूसरे किसी भी रिलीजन से उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ने रिपोर्ट किया यूएस को, मतलब यूएस का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये रिपोर्ट निकालता है उसको रिपोर्ट किया कि लोकल पुलिस भी उस मॉब को सपोर्ट करती है, और जो क्रिश्चियंस हैं जिनके खिलाफ ये घटना हुई है उन्हीं को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करती है। उसी बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो हाल है वो बहुत बुरा है। और यूएस ये चाहता है, बल्कि यूएस इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह देखता है, और यूएस ये चाहता है कि इंडिया और यूएस मिल करके चाइना के अगेंस्ट में काम करें। अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि चाइना के अगेंस्ट में काम करें, अब आप समझिएगा इन्होंने क्यों कहा है और आगे ये क्या कह रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट में काम करें। और जो थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना थर्ड टर्म शुरू करने जा रहे हैं, तो वो यूएस के जो बाइडेन के साथ मिल करके एक अच्छे रिलेशन सेटअप करें। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ पर आपकी नज़र लगाना चाहता हूँ। जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर नाम लिया तो उसके आगे इन्होंने देखिए क्या मेंशन किया। उसके आगे इन्होंने मेंशन किया अ हिंदू नेशनलिस्ट। अब आप समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे इन्होंने मेंशन किया अ हिंदू नेशनलिस्ट, जिसका मतलब ये होता है साफ साफ कि किसी कंट्री का प्रधानमंत्री के आगे अगर आप लिखते हो हिंदू नेशनलिस्ट, तो इसका सीधा सीधा बात ये आती है कि इंडिया जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफर करता है या फेवर करता है, और बाकी जो माइनॉरिटी में रिलीजन्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करता है। और इसको ये लोग डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये ऐसे द हिंदू नेशनलिस्ट वर्ड यूज़ करके, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने यूज़ कर दिया था वर्ड अ फायरी मॉन्क। तो ये ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके आपके दिमाग में एक मैसेज डालने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो एज अ कंट्री है वो एक पर्टिकुलर रीजन को फेवर करती है और बाकी सारे रिलीजन्स को वो प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करती है जो माइनॉरिटी में है रिलीजन्स। तो ऐसे वर्ड से आपको बच के रहना है। ये लोग ना बहुत शार्प होते हैं और इनकी शार्पनेस आपको इन वर्ड्स में दिखाई देती है। तो ये उन्होंने इंडिया के बारे में कहा एंटनी ब्लिंकन ने। अब आते हैं वापस से दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अब उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ करते हुए पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान में बहुत सारे ब्लास्फेमी लॉज हैं। मतलब ब्लास्फेमी लॉज मतलब सिंपली ये होते हैं, ये लॉज वो होते हैं जैसे आपने किसी रिलीजियस चीज़ की अभद्रता की, मतलब जैसे आपने कुरान के साथ अभद्रता की, या आपने जो गॉड हैं किसी क्रिश्चियन जो जीसस हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणी कर दी, तो ये सब ब्लास्फेमी लॉज के अंदर में आता है, जिसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमा चला करके आपको जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसे ब्लास्फेमी लॉज बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर में, और उनका मिसयूज़ किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए। और ये घटना उन्होंने क्यों बोली है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। अभी 1 महीने पहले
एक घटना हुई थी पाकिस्तान के अंदर में, जिसको मैंने कवर भी किया था अपने वीडियो के माध्यम से, वर्ल्ड अफेयर्स पे मैंने कवर किया था कि एक क्रिश्चियन कपल था जिसके घर को आग लगा दी गई थी, जिनकी अपनी शू कंपनी, मतलब जिनकी अपनी शू शॉप थी, और उनके जो चर्च था जहाँ पर वो करते थे, जो वर्शिप करते थे, उस चर्च को भी आग लगा दिया गया था और उस कपल को वहाँ से भागना पड़ा जान बचा करके। मॉब ने उनको दौड़ा लिया था, उनको मार देते उस दिन, अदर वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और पुलिस भी जो है वो मॉब को सपोर्ट कर रही थी। तो वो सेम जो चीज़ इंडिया के लिए वो कह रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए वो कह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जो घटना है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई थी ये पूरी घटना, और फिर उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, उन्होंने इस चीज़ की सफाई दी थी। तो उसको कोट करते हुए ये चीज़ कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज़ होता है। अब हम आते हैं यूएस के ऊपर में। अब यूएस में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पर इस्लामोफोबिया भी है और एंटी ज्यू सेंटिमेंट भी है। ये दोनों साइड बाय साइड साथ ही में कैसे है उसको आप समझिएगा क्यों है। अब देखो, पहले आप इस्लामोफोबिया समझ लीजिए। इस्लामोफोबिया का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कारण है, देखो यूएस में 9/11 के बाद से देखा गया, 9/11 की जो टेररिज्म की घटना हुई थी उसके बाद से ये देखा गया, और भी बहुत सारी टेररिज्म की घटना हुई है यूएस में उससे पहले भी, लेकिन 9/11 वाज दैट ट्रिगरिंग पॉइंट जिसके बाद जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ एक काफ़ी ज़्यादा एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा बैठ गया, क्योंकि 9/11 की घटना बहुत बड़ी थी। और उसके बाद जितनी भी आसपास में भी टेररिज्म की घटनाएं हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूरोप में कहीं भी हो, जो भी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं, आप देख सकते हो कमेंट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू कि एक लोगों में एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पलते जा रहा है बिकॉज ऑफ द टेररिज्म। जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो ये आतंकवादी संगठन हैं, जो खुद को बहुत बड़े मुस्लिम प्रीचर्स बोलते हैं, जो ये घटनाएं करते हैं, उसकी वजह से जो बाकी के देश हैं जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, जो पीसफुल हैं, लेकिन उनको भी एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट लोगों के मन में भर गया है, तो उनको भी उस नज़र से देखा जाता है। तो वो एक सिंपल सा कारण है, और ये सिर्फ यूएस में नहीं, आपको बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। अब आते हैं एंटी ज्यू सेंटिमेंट पे। अब आप सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यूएस तो एज अ कंट्री हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता रहा है, फिर यूएस के लोगों में एंटी ज्यू सेंटिमेंट क्यों है? इसका कारण हिस्टोरिक है। देखो हुआ क्या कि जब 1791 में बिल ऑफ राइट्स आया तो यूएस को एक ऐसी कंट्री बनाया गया जहां पर कोई भी स्टेट, मतलब यूएस की जो गवर्नमेंट होगी या स्टेट होगा यूएस का, वो किसी भी रिलीजन को प्रेफर नहीं करेगा। सेम वैसा जैसा इंडिया में है, वो किसी रिलीजन को प्रेफर नहीं करेगा या किसी रिलीजन को परसिक्यूट नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स के बाद कि सारे रिलीजन्स को अपनी फ्रीडम थी सारी चीज़ें करने की, तो वहाँ पर जब ज्यूज़ पहुँचते हैं तो ज्यूज़ को वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की थी डच गवर्नर ने। लेकिन क्योंकि ज्यूज़ ना शुरू से आप देखोगे ना, दे हैड अ वेरी गुड ट्रेडिंग नेटवर्क, और अपने ट्रेडिंग नेटवर्क के लिए ज्यूज़ हमेशा से जाने जाते हैं। तो जब वो यूएस में भी आए तो उनका ट्रेडिंग नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, जिसकी ज़रूरत थी यूएस को उस टाइम पर, और इसीलिए इनको बाहर नहीं भेजा जा सका, इनको वापस नहीं भेजा जा सका, इनको वहाँ पर रखा गया। ये रहे तो हमेशा यूएस में, लेकिन इनको हमेशा से एक एज अ आउटसाइडर देखा गया, क्योंकि इनकी डायलेक्ट अलग थी, जो इनका वर्शिप करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग था, चर्च से बिल्कुल अलग होता है साइनागॉग। उसके बाद आप देखो कि इनका जो कुछ तरीके जो हैं वो मुस्लिम से भी बहुत ज़्यादातर मिलते हैं, आप देखना ध्यान से देखना तो उसको। उसके बाद आप देखिए कि जो इनके सरनेम्स हैं वो भी अलग हैं, तो ये हमेशा से इनको एज एन आउटसाइडर वहाँ पर ट्रीट किया गया, और जिसके बाद वो जो एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट है वो धीरे धीरे लोगों में पलता चला गया। और क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत साउंड हो गए धीरे धीरे यूएस के अंदर में, इकोनॉमिकली साउंड हुए, और वो इतनी बड़ा इन्होंने अपना ट्रेडिंग नेटवर्क बना लिया, इतना बड़ा इकोनॉमिक नेटवर्क बना लिया, जिसके ऊपर फुल तरीके से यूएस जो है वो डिपेंडेंट होता चला गया धीरे धीरे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूएस में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उसकी मजबूरी है कि वो इसराइल को हमेशा सपोर्ट करेगा, बिकॉज ऑफ दैट ज्यू लॉबी विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और सिर्फ यूएस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो ज्यू लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको इग्नोर करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो वही यूएस के साथ भी है, तो वो एक एंटी ज्यू सेंटिमेंट भी इसीलिए वो पलता चला गया लोगों में। अब हुआ क्या कि अभी क्योंकि इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको ये दोनों लॉबी एक्टिव नजर आ रही हैं। जैसे आप देखो, रिद्धि पटेल वाला केस हुआ था, उसको भी मैंने कवर किया था। रिद्धि पटेल एक इंडियन ओरिजिन की लड़की जो कि यूएस सिटीजन है, उसको पैलेस्टीन की परवाह है, और वो पैलेस्टीन के लिए यूएस में प्रोटेस्ट कर रही है। तो रिद्धि पटेल जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस के अंदर में। और वहीं दूसरी तरफ है जो कि मुस्लिम्स जो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है उनके अंदर में, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, तो वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो दोनों लॉबी आपको काफ़ी एक्टिव इस समय नज़र आ रही है। इसीलिए एंटी जूइश सेंटिमेंट और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट दोनों आपको दिखाई देगा यूएस के अंदर में इस पर्टिकुलर टाइम पर। अब आते हैं इस सवाल पर कि जो इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिपोर्ट है,
ये कितनी सही है और इसको कैसे निकाला जाता है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसको आप समझिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब देखो, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है फ्रीडम के ऊपर में, रिलीजन के फ्रीडम के ऊपर में, वो निकालती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है USCIRF। अब USCIRF का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस ऑन फ्रीडम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल रिलीजियस ऑन फ्रीडम रिपोर्ट निकालती है, और उस रिपोर्ट को निकालने का जो प्रोसेस है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। वो प्रोसेस को मैं लेकर के आया हूँ आपके आगे। इन्होंने कहा है कि हम क्या करते हैं, हम अपने ड्राफ्ट्स बनाते हैं हर कंट्री पे जा करके, और ये ड्राफ्ट जो है 196 कंट्रीज़ के लिए जाते हैं। अब इन ड्राफ्ट्स को कैसे बनाया जाता है, इन ड्राफ्ट्स में को बनाने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं सबसे पहले। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो ये क्या ही बात करते होंगे इस चीज़ को, तो आप सीधा कौन सी गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल नहीं है और ख़त्म हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, तो इसको तो आप सीधा सा रूल आउट कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस ग्रुप से, हम बात करते हैं NGO से, जर्नलिस्ट से और ह्यूमन राइट मॉनिटर्स से, एकेडमिक्स, मीडिया एंड अदर्स। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस पूरी वेबसाइट इनकी मैंने चेक करी और उस पूरी वेबसाइट में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था। भाई ये मेंशन होना चाहिए ना कि हम इस कंट्री में विजिट किए तो इस कंट्री के इस मीडिया पर्सन से हमने बात करी, इन मीडिया पर्सन से, ये उनकी लिस्ट रही, इस कंट्री के इन NGOs के हमने टेस्टामोनियल्स लिए, उसके बेसिस पे हमने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। ये सब कहीं भी मेंशन नहीं, ना इन्होंने रिलीजियस ग्रुप मेंशन किया, किस रिलीजियस ग्रुप से आपने बात किया नहीं मेंशन है, कौन से NGO से आपने बात किया नहीं मेंशन है, कौन से आपने जर्नलिस्ट से बात की नहीं मेंशन है। तो आप समझ जाओ कि ये रिपोर्ट में कितना दम है। इसीलिए एस जयशंकर साहब जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉड होती हैं, अपने फेवर में रिपोर्ट बनाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ को डाउनग्रेड करने के लिए ये काम करते हैं, वही बात यहाँ पर है, क्योंकि इनका प्रोसेस ही पूरी तरीके से उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ये कभी देंगे नहीं और ऐसी रिलीजियस ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट्स निकाल करके इंडिया को डाउनग्रेड करते रहेंगे। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल, इस पूरे रिपोर्ट का प्रोसेस कैसे निकाला जाता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप UPSC CSC 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं और उस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भले ही आप फ्रेशर हो या आप रिपीटर हो, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है। जिस UPSC CSC की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए चले जाते हैं, उसको अनअकैडमी आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, ऐसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगे। सबसे खास बात इस बैच की क्या है कि आपको कंप्लीट अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का। मतलब आप सारे बैचेस में से जिस बैच से जो सब्जेक्ट करना चाहो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। जितनी बार आप वीडियोस को प्ले करना चाहो उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, आप प्ले कर सकते हैं। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। 15 मंथ्स का ये कोर्स होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइस है 24,999 ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। उसके बाद ये 10% से ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है। तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।